मेवाड़ी ढूंढाड़ी संग हारोती मरुवाणी आ सगली संस्कृति सु रली भली जकी बणी बा भाषा है राजस्थानी। और ई संस्कृति में ही रड़ो भड़ो कार्यक्रम जी को नाम है अलबेलो राजस्थान। कार्यक्रम माए सगड़ा को स्वागत। और कार्यक्रम माए थाके सागे मैं हूँ पूनम कंवर और हमारे सागे है मैं प्रणय भारद्वाज। आप सभी का स्वागत अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। और पूनम जी, हम पिछले दिनों जिस रौनक की बात कर रहे थे, जिस तैयारी की बात कर रहे थे, वो थी दीपावली की। और दीपावली अब विदा ले चुकी है। हमने अन्नकूट भाई दूज के साथ पूरी दीपावली मनाई है। 5 दिन का ये त्यौहार 6 दिन का भी हुआ, एक छोटे से अंतराल के बाद। अब आप ये बताओ कि आपकी दीपावली कैसी रही? प्रणय भाई साहब, हर बात हमेशा मैं ही बताया करूं, पर एक बात बताऊं, अब का दिवाली तो धूमधाम से थे भी मनाया उसी। हाँ। तो पहले आज थे बताओ था कि दिवाली का सीख रही। भाई पूनम, मेरी दिवाली बहुत अच्छी रही और बहुत रौनक थी, बहुत उत्साह था, उमंग थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो उमंग उत्साह जानी कहीं चला गया, कहीं कुछ हाथ में से कुछ चला गया, तो उसकी कमी खटक रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जो हमारा राजस्थान है उसमें तो बहुत सारे तीज त्यौहार अब आने वाले हैं। शुरुआत हुई है दीपावली से, तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी नहीं आने वाली, तो उत्साह वापस आ जाएगा। आपने राजस्थान में तो हर दिन तीज त्योहार हुए हैं, क्योंकि आपने तो आपा जमन है जी दिन ही तीज त्योहार कर लिया। हाँ बिल्कुल। और अब मैं बताती हूँ कि हमारी का सीख रही दिवाली। हाँ, बताओ बताओ। दिवाली असीरी का खूब तो खाई मिठाइयाँ। अच्छा। खूब बनाया पकवान और खूब खाया। अच्छा, ला कहाँ है? पोटली नहीं लायक मिठाई? हाँ ल्यावा कोनी। अच्छा। खुआबा में थान खुआबा में थोड़ी बनाया। आप आपके घरे खाओ, ज्यादा शुगर हो जासी जना। फिर चाय मीठी कौन पियो जिसमें मैं कौन ले भाई रे बादे प्रणय भाई सा के मीठो ज्यादा हो जासी। और पचे खूब छोड़िया फटाका। अच्छा। पर फटाका की एक दिक्कत रेवे माँ के। क्या? वही तो टेम हुआ चारा पूस फसला कटर घर आबा को। हाँ। तो गांव में देखो ना तो जको देखे जो ही भाई अट फटाका मत छोड़ जो, माँ के चारों पड़ियो है भाई। हाँ। अट फटाका मत छोड़ जो। पचे मैं आगता हो जावा। हाँ। पचे मैं गया माँ के घर आके कन्ने एक तालाब की पाड़ है। हाँ। बटे क्यों ही कोनी को रोड़ा करवाड़ो। अच्छा। बटे में छोड़िया फटाका, पर पर्यावरण को राख्यो ध्यान। जका इको फ्रेंडली फटाका है जो पर्यावरण की खातर सुरक्षित है, वह फटाका छोटा मोटा छोड़िया और खूब धूमधाम से मनाई में वहाँ की दिवाली। अब दिवाली के बाद ना छठ आने वाली है। जितने भी हमारे जो बिहारी भाई बहन हैं वो छठ पूजा करेंगे, तो वो भी जल्दी ही आने वाली। तो हाँ, अपनी तो संस्कृति ही रली बड़ी संस्कृति है। हाँ, तो इस संस्कृति में अब आगे चलें। बिल्कुल। तो आगे इस संस्कृति में रचे बसे हमने कई ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाया है जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति में अपना योगदान दिया है। लेकिन हमारे राजस्थान की इस माटी में से कई नगीने, कई हीरे ऐसे भी निकले हैं जो अपनी यहाँ राजस्थान की संस्कृति की चमक को बाहर तक लेकर गए हैं और उन्होंने हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो आज एक ऐसी हस्ती हमारे साथ है, उनसे मिला जाए। बिल्कुल मिलवाओ। वो हैं बहुत ही जाने माने रचनाकार, शब्द रचनाकार, लेखक और राष्ट्रीय का भी हम मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमान सुरेंद्र चतुर्वेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी। बहुत कुल मिलाकर आज जो अपना पावना पधारा है वह भी अपनी संस्कृति की जी रलिया भलिया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक ही शख्सियत में अतरा रंग है कि जी हाँ अपना राजस्थान में घना रंग है। जिस बिल्कुल उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, अभी हमने दीपावली की बात की, उस रौनक की बात की जिसको अभी हम विदा करके आए हैं। आपके साथ ये रौनक कैसी रही? कैसी रही आपकी दीपावली? दीपावली बहुत अच्छी रही। मैं शब्दों के साथ दीपावली मनाता हूँ, शब्दों के पटाखे छोड़ता हूँ, शब्दों के आतिशबाजियाँ होती हैं, तो मेरी आतिशबाजी शब्दों के साथ रही। और मेरी 12 किताबें दीपावली के दिन प्रकाशित होकर एक साथ आईं, तो मेरी दिवाली तो उन गजलों के साथ मनाएगी। वाह वाह। तो उन 12 किताबों में से 2 लाइन आप शुरुआत से सुनाइए। कभी जिंदगी में हम तुम शुरुआत कर सका। कभी जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाएं, कभी दीप तुम जलाओ, कभी दीप हम जलाएं। वाह, इससे बड़ा सुविचार और क्या हो सकता है। आज का अच्छा विचार तो ये हो ही गया। तो सुरेंद्र जी, आपने जो अथाह सागर शब्दों का रचा है, जो एक पहाड़ आपने बना दिया है जिस पे चढ़ के आज हम नीचे देख रहे हैं, कई सारी किताबें हो गई, कई सारी शॉर्ट फिल्म्स हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, बहुत सारे गीत हो गए, बहुत सारी गज़लात हो गई। इतनी सारी चीज़ों के बाद अगर इस सफ़र में आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है कि कुछ बाकी रह गया है, कुछ और लिखना है? मेरे ख्याल से जितना पहले लिखा जा चुका था जी, वो लिखा जा चुका। अब हमने जो लिखा है वो मैं समझता हूँ कि अब पूरा हो चुका है, आगे कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये कहकर कि आगे कुछ नहीं बचा है, लिखना छोड़ दें, ये हो नहीं सकता। और हम तो वो लोग हैं जो अंधेरे में से उजाला निकाल देते हैं, उजाले में से सूरज निकाल देते हैं, सूरज में से कुछ भी निकाल सकते हैं, आतिश निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम शब्दों के लोग हैं, तो हमारे लिए बहुत आगे संभावना है। मैंने 85 किताबें लिख चुका हूँ मैं अब तक, 85 बुक्स आ चुकी हैं मेरी। 5 फिल्में आई,
जी। और एक किताब मेरी जो है ह्यूमन बिहेवियर एंड पुलिस, वो आईपीएस के कोर्स में चलती है। जी। और बीएड के अंदर जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी है, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा, साइकोलॉजी मैंने की, तो जी। और लिखने का बहुत वो है, समुद्र पड़ा है, अभी लिख सकते हैं हम। तो ये शब्दों की रचना और पुलिस, ये दोनों आपस में कैसे मेल खाते हैं? हाँ, ये एक सवाल ऐसा है कि मैं एक्चुअली क्या, पूनम जी, मैं पैदा पुलिस के घर पे हुआ। मेरे फादर पुलिस में एडिशनल एसपी होकर रिटायर्ड हुए, वो उनके यहाँ मैं पैदा हुआ। तो मैंने एक पुलिस का और शब्दों का, लेखकों का कोई बैठता नहीं है। और आप ताजुब करेंगे कि मेरे जो छोटे ब्रदर हैं, हम तीनों ब्रदर हैं, तीनों कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पुलिस का हमारे ऊपर कहीं कोई खाकी रंग नहीं है। हमारा रंग हमने अपने अलग तरीके से बनाया। मेरा जो सेकंड नंबर का ब्रदर है प्रणव जी, आप ताजुब करेंगे कि उन्होंने जो टीवी सीरियल्स बनाए थे मंडी हाउस के अंदर, तो आप ताजुब करेंगे कि वो फौजी, उसका जो पहला वो था फौजी, जिसके अंदर शाहरुख खान था। जी जी। फिर उसके बाद में सर्कस बनाया उसने, फिर उसने पुलिस फाइल से, अदालत, सिग्मा, कच्ची धूप, डॉक्टर बीबी, बहुत सारे सीरियल्स उसने बनाए। तो इस तरीके से हम लोगों का सफ़र ही ऐसा रहा कि हम सब लोग बाग कलाकार, साहित्यकार और उस तरह से रहे। मैं अब आप पूछेंगे कि पुलिस वाले के जो आपने पूछा इसका मैं जवाब देता हूँ आपको कि मेरे ग्रैंडफादर थे माखनलाल चतुर्वेदी। जी जी। तो जिसकी पुष्प की अभिलाषा जिसको बिल्कुल, तो वहाँ से रंग चढ़ता हुआ आया हमारा। और फिर फादर में पुलिस में एकदम से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फादर के जो चाचा जी थे वो सब लोग लेखक थे। खेमचंद चतुर्वेदी जो बहुत अच्छे राइटर हैं, तो वो सारे के मतलब हम लोगों के एक पूरा राइटर का ही हो रहा। तो पुलिस में हमारे एक फादर जरूर आए, और वो भी बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। लिटरेचर में उनको कम से कम भी 250-300 शेर याद थे। अच्छा अच्छा। तो वो जो अपनी महफिलें जमाते थे, तो उस महफिलों के अंदर वो शेर ही चलते थे। तो एक तरीके से पूरा परिवार साहित्य से ही जुड़ा रहा। जी। मैं कार्यक्रम में आपका माध्यम से बा कविता भी जरूर सुनबो चाहूँगा माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा। लेकिन पीसू पहली मैं वो जानबो चाहूँगा कि जो लिखवा की बात आप कराने, तो जब लिखवा की बात चले तो कहीं पढ़बो भी लिखवा के साथ ही चले? आप पूछो ना, सुरेंद्र जी ज्यादा अच्छा भाई जब लिखो तो बतरो ही पढ़ना पड़े, पढ़े ही लिखे जावे। गाय जब दूध देती है तो चारा तो खाती है। जब तक चारा नहीं खाएगी, अच्छा बाटा नहीं खाएगी, जब तक दूध अच्छा नहीं देगी, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि आप बिना पढ़े सिर्फ फेसबुक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम ये इस तरीके से छाने की कोशिश ना करें। पहले डूबें। पहले तैरने से पहले डूबना सीखें, फिर आपको तैरना आएगा। तैरने का मजा ही तब आएगा जब आप डूबना सीखोगे। और साहित्य में तो जब तक डूबोगे नहीं, तो आप पूनम जी, आप ताजुब करोगे, मेरे घर आओगे, आप देखोगे कि 5000 किताबों की मेरी लाइब्रेरी है। और 5000 किताबें सिर्फ दिखाने की नहीं है, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर लोग बाग अपने अच्छे करोड़पति घरों के अंदर सजा दी जाती हैं, वो मेरे यहाँ सजी हुई नहीं है, मेरी यहाँ पड़ी हुई है। अच्छा। उसके अंदर आपको पेंसिल के मेरे हैंडराइटिंग में सब चीज़ों के अंदर लिखे हुए मिलेंगे सारे। और उसके बाद में लिखने के बाद में मेरा ये रहता है हमेशा कि जो कुछ लिखा जा चुका है उसमें कोई बाकी बचा हुआ उसको पढ़ो। जो लिखा गया, जो लिख दिया गया, जो दिख रहा है वो तो नहीं, जो अदृश्य है उसको पढ़ो और उसको लिखो। तो मैं अदृश्य को पढ़ता हूँ और दृश्य को लिखता हूँ। जी 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 जी। अभी एक शक्ति है। हाँ बिल्कुल शक्ति है। अब आपकी अभिलाषा पूरी करें। हाँ हाँ, मुझे याद नहीं है पूरी, तो क्या है वो चाह नहीं मैं देवताओं के माथे में गूंथा जाऊँ। मेरी ये है कि भाई अभिलाषा ये है, अंतिम मेरी अभिलाषा है कि मैं शहीदों के जहाँ राज काफिले जा रहे हैं उनके पैरों में, चरणों में मैं जगह पाऊँ। जो वीर रस आपने राजस्थान को है वो पूरा ही कविता में बताया। वीर रस है उसमें। सुरेंद्र जी, हम सभी के जीवन में ना ऊपर वाले ने दिन और रात दिए हैं और उनको 24 घंटे में बांट दिया है। उसमें से ये तय हुआ है कि रात को सोएंगे और दिन में हम अपना काम करेंगे और संध्या के समय और अल सुबह कुछ और काम करेंगे। लेकिन जो कलाकार होता है, जो रचनाकार होता है, चाहे वो किसी भी तरह की रचना करे, उसके लिए रात बहुत अहम होती है। उसकी असलियत जो रात में निकलती है वो दिन में कब निकलती है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं? आपके साथ भी ऐसा है? बिल्कुल होता है। मतलब हम लोग क्या है, निशाचर हैं, है ना। रात में जगने वाले और दिन में सोने वाले। और सोने के लिए भी हमको बहुत कम समय मिलता है और कम समय चाहते भी हैं। अब आप ताजुब करेंगे कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं और उसके बाद में भी पूरा देश और उसके विश्व के अंदर उनका वो एक अलग से नेतृत्व है। हमारी ज़िंदगी के अंदर भी रातें सिर्फ जगने के लिए ही होती हैं और दिन में भी बहुत कम समय होता है जिसके अंदर हम सो पाते हैं। हमें दिन में भी दिन की दिनचर्याएं पूरी करनी होती हैं। रात को क्योंकि तन्हाई होती है, माहौल होता है, लोग बाग सब सो चुके होते हैं, हम अकेले होते हैं, उस तन्हाई में लिखने का भी मन करता है। और आप ताजुब करेंगे कि मैं लगभग रोज 3-4 बजे सोता हूँ। अच्छा अच्छा।
तो ये मन माफिक है या मन के इतर जा रही है चीज़? नहीं, मन माफिक है। जी जी। मन माफिक है, बिल्कुल मन के माफिक है। और मज़ा तब आता है जब आप लिख रहे हो हाँ। और आपके लिखने के साथ साथ में कहीं कहीं दूर से कोई आवाज़ आ रही हो, हाँ। खामोशी ना हो जी। खामोशी ना हो। और मैं जिस गांव में रहता हूँ, राजस्थान के एक ठेठ गांव में रहता हूँ, जहाँ मेरे ख्याल से 10 साल हुए होंगे जब सीमेंट आई होगी, वरना सीमेंट भी नहीं थी, कच्चे मकान थे उस गांव का मैं रहना। तो वहाँ भी लोग बागों का ये शौक़ है कि वो रात में गाना गा रहे हैं, बांसुरी बज रही है, कहीं से पहाड़ों से आवाज़ आ रही हैं, कहीं और कुछ नहीं तो जानवरों की आवाज़ें आती हैं। तो वो जो आवाज़ होती है तो वो मुझे बहुत प्रफुल्लित करती है और मुझे लिखने को मजबूर करती है। हाँ, दूर से तो वही बात है कि जो लोग सूता सपना देखा करे है, जागती आंखें से सपना देखा और बस सपना ने फिर कलम का माध्यम से शब्दा में पिरो दे। बिल्कुल सही पूनम जी, आप मेरी बिल्कुल भाषा को समझ गई, मेरी मंशा को समझ गई। सुरेंद्र जी, वैसे लिखना देखिए, पद्य में लिखना और गद्य में लिखने में थोड़ा अंतर है। तो कुछ किताबों में जो आपने गद्य में लिखा है और उसके बाद आपने गीत लिखे और गज़ल लिखी, थोड़ा थोड़ा सब में एक अंतर है। क्या एक लेखक को भी उस अंतर से गुजरना पड़ता है या आसानी से सब रचना हो जाती है? जी बहुत आसानी से हो जाती है। अच्छा। आप ताजुब करेंगे कि गद्य और पद्य, हाँ जी, उसमें केवल बंदिशों के वो हैं जी। गद्य में बंदिश नहीं है। हाँ। गद्य प्रभाव में बह सकते हैं, उसमें कहीं कोई वो विराम नहीं है। हाँ। बंदिशें गीतों में है। हाँ। तो गीतों में बंदिशें होती हैं, गज़लों में बंदिशें होती हैं, बहर होती हैं, सब होती हैं। उसमें बहर नहीं होती, उसमें लिख सकते। लेकिन जो मैं आसानी महसूस करता हूँ वो ये करता हूँ कि जब लिख रहे होते हैं तो चाहे वो गद्य लिखा जा रहा है या पद्य लिखा जा रहा है, तो शैली जो होती है ना आपकी, वो काव्यात्मक ही होती है। अब मैं उसको, जैसे मेरे लिटरेचर को पढ़कर मेरी जितनी फिल्में आई, मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखी, मेरे उपन्यास आए, उसके अंदर उनको पढ़ने के बाद में लोग कहते हैं यार इसको अगर 3-4 लाइन में लिख दोगे तो कविता हो जाएंगी। तो भाषा का जो प्रवाह है और भाषा की जो मुखरता है वो उसको साहित्य के उस माहौल से जोड़ती है कि वो खुद ही ऐसा लगता है कि गीत है। लेकिन फिर भी माने यहाँ लागे जाने गद्य पद्य, फिर भी जाने गजल लिखवो कुछ अलग बात हुआ है। हाँ, गज़ल की जो बात है, गज़ल की अगर परिभाषा में जाए तो अक्सर ये सुनने में आता है कि गज़ल परिभाषित करती है माशूका को और उससे जो प्रेम उपज रहा है आपके एक मन में, उसको लिखते हैं। हालांकि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी उसमें शामिल है। तो आप क्या लगता है? प्रणव जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो कदीमी एक वो है, कदीमी मतलब बहुत पुरातनवादी सोच है कि महबूबा से बात है। जी जी जी। हाँ, महबूबा उर्दू में या गज़ल में होती नहीं है, महबूब होता है। जी 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 जी। महबूबा होती नहीं है। मतलब ये जो करते हैं ना कि महबूबा से बात हो, महबूबा से कोई बात नहीं थी, महबूब से बात होती है और महबूब होता है वो। जी हाँ, ऊपर वाला जी। तो उस महबूब से जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से बात अंदर से जाती है। और मेरे को हमारे कृष्ण कल्पित एक मित्र हैं जो यहाँ आपके डायरेक्शन इसमें भी जुड़े रहे, दूरदर्शन से भी जुड़े रहे, उनकी एक बहुत अच्छी कविता का मैं सुनाता हूँ। एक नदी जो बाहर से भीतर आती है और एक नदी जो है जो भीतर से बाहर आती है। तो ये भीतर से बाहर आने की नदी का जो वो है वो गज़ल है। अब गज़ल क्या है आपने कहा ना क्या? जी जी। मैं आपको ये नई जानकारी दूंगा मैं, और मैं मेरे जो दर्शक हैं उनको भी एक नई जानकारी दूंगा कि गज़ल गज़ाला शब्द से निकला है। गज़ाला होता है, गज़ाला हिरण का बच्चा होता है। हिरण का जो छोटा सा बच्चा होता है वो गज़ाला होता है। और गज़ाला जब उसके कोई शिकारी तीर मारता है और उसकी जो चीख निकलती है, हिरण के बच्चे की जो मुंह से चीख, आर्तनाद निकलता है, वो गज़ल कहलाती है, वो गज़ल होती है। तो गज़ल एक दर्द है जी, जो किसी की चीख से निकला है, किसी के जख्म से निकला है, किसी के तीर लगने से निकला है। तो वो जब तक दर्द ना हो ना गज़ल के अंदर, तो मैं उसको गज़ल नहीं मानता। आजकल जो गज़लें चल रही हैं, नारे भी आ रहे हैं उसमें, प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं उसमें, शराब के ठेके भी आ रहे हैं उसमें, राशन की दुकानें भी आ रही हैं उसमें, और सब कुछ आ रहा है। मैं उसको गज़ल की भाषा नहीं मानता। वो इसलिए महबूब और महबूबा का जो अंतर था वो इसलिए आपसे जानना चाहा था कि असल में क्या चीज़ है उसकी। महबूब है मतलब महबूब से बातचीत करना तो ये होता है कि जब हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है, जिस शक्ति ने हमें वो किया है, उसकी आराधना करें, उससे बात करें, उससे हमें अपने दिल का दर्द बांटें और सुने, उसकी भी बात सुने, वो उसके जवाब में हमें क्या कहता है। और आप ताजुब करेंगे कि मैं जब गज़लें लिखता हूँ तो खुददारी की लिखता हूँ और आध्यात्म का जो वो आता है वो भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसपास के वातावरण से आंखें मींचकर लिखा जा रहा है। राजस्थान का लेखन, राजस्थानी भाषा का लेखन भी कहें, राजस्थान का भी लेखन कहें, राजस्थानी के अंदर जो लिखा जा रहा है, चाहे वो सीपी देवल साहब लिख रहे हो, चाहे अर्जुन देव चारण लिख रहे हो, चाहे गोपाल आचार्य लिख रहे हो, चाहे नंद भारद्वाज लिख रहे हो, मतलब जो राजस्थानी में जो भी कुछ लिखा जा रहा है
वो उस रंग के अंदर लिखा जा रहा है कि उस रंग के अंदर राजस्थान की खुशबू तो है, लेकिन आदमी होने का जो एक आदमी के हक में जो बयान होता है वो भी उसके लेखन में है। तो गज़ल में भी आती है। मेरी बहुत सारी गज़लें हैं जिसके अंदर मैंने इस परंपरा को तोड़ा है गज़ल की, क्योंकि महबूब से बात नहीं, लोगों से भी बात होती है। जी, लोगों में भी अपने महबूब नजर आते हैं और हमें ये लगता है कि जो भी कुछ उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है वो नहीं रची जानी चाहिए। जी जी जी। और उसमें मैं आपको सुनाता हूँ ये गज़ल, आप हाँ चाहें बिल्कुल। तो। हाँ, वो महबूब से मुताल्लिक हो या सूफी या जिसके मैं वो सूफी रंग सूफी के- बाद में सुनाऊंगा आपको। जी जी वो पहले एक गज़ल सुनाता हूँ मैं जी आपको जी। कि मेरी एक बहुत मकबूल गज़ल है कि इंसानियत के हक में दिया हुआ बयान इसलिए मैं मानता हूँ उसको कि आज जो भी कुछ फ़िरका परस्ती हो रही है, हाँ जी। जो भी कुछ जहर घोला जा रहा है सोसाइटी के अंदर, जी। रंगों से अलग किया जा रहा है और इशारे में कही गई बात ही सबसे बड़ी, अगर सीधा सीधे सी बात कहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कि मेरी एक उसका मतलब अर्ज है जी कि मत चरागों को हवा दो, मत चरागों को हवा दो, मत चरागों को हवा दो, उंगलियां मत चरागों को हवा दो, बस्तियां जल जाएंगी। मत चरागों को हवा दो, बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। ओहो। ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग। अब आध्यात्म जो होता है ना, मानता हूं बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, जी। मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। हाँ हाँ, क्या मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। और जानता हूं आग पानी में लगा सकते हैं आप, जानता हूं आग पानी में लगा सकते हैं आप, पर मगरमच्छों के संग वो मछलियां जल जाएंगी। बहुत खूब। पर मगरमच्छों के संग वो मछलियां जल जाएंगी। और जब हम पर मुसीबत आती है तो हम उसको आसानी से सहन कर लेते हैं, जी। जब बच्चों पर मुसीबत आती है तो दिक्कत आती है। हाँ। तो हम अब उस मानसिकता से जुड़कर आप थोड़ा सा सोचिएगा जी जी। कि रात भर सोया नहीं, रात भर हाँ। सोया नहीं गुलशन यही बस सोचकर, रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोचकर कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। वाह वाह वाह। कि बहुत- वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। एक शेर देखें, आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आयतें चौपाइयां जल जाएंगी। मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी। और एक शेर बड़ा नाजुक सा है कि उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, हाँ उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, जी। वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी। वाह वाह। वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी, मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी। तो ये इस तरीके की जो दिशा बोध है, युग बोध है, वो भी हमारी गजलों में आता है। जी जी जी। बिल्कुल मन यहाँ लाग रही हो कि गजल मारे जो समझ में आई बात है कि गजल आपने हिया की आवाज है। हाँ बस बस, बस। आपने हिया में कहीं है, आपने आसपास को जो चीज आपने वो आपने कसीक दिख रही है, बा गजल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो हिया का शब्द यूज किया है ना, वो वाकई हिया ही है। ये गजल में जो दिल होता है वो हिया ही होता है। जो जिसका आप हिया बोल रही हैं राजस्थान जी, के जी, अंदर, जी। वो यही होता है वास्तव में। और हिया की अब आप जो वो कह रहे थे ना कि आध्यात्म महबूब से बात है, हाँ 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 तो जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है, जी। जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है, मुझको भी एक ऐसा जादू आता है वाह वाह। कि जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है, मुझको भी एक ऐसा जादू आता है। और मंदिर मस्जिद पूजा सजदे करते हैं, मंदिर मस्जिद पूजा सजदे करते हैं, तब जाकर रूहानी मौसम आता है, बहुत खूब। तब जाकर रूहानी मौसम आता है। तो ये रूहानी मौसम की जो गज़लें हैं वो एक अलग उसमें होती हैं टेम्परामेंट में, और जो अपनी जिस्मानी एक यात्रा है वो एक जी। अलग चलती है। जी जी जी। मेरे ख्याल से एक व्यक्ति के जीवन में लेखन की शुरुआत उसके स्कूली जीवन से हो जाती है, और जब वो युवा होता है तब एक ज़माना जब था, अब तो खैर हमारे हाथ में आ गया है लिखने का, लेकिन जब कलम से लिखा जाता था तो कुछ कागज़ रखे रहते थे सामने। अब अगर वो चाहे प्रेम पत्र लिखा जाए तो पहली 2 लाइन लिख के फिर उसको फाड़ कर ये अच्छा ही नहीं, फिर एक ऐसे करके कचरा इकट्ठा हो जाता था कागज़ों का, तब जाकर आखिरी कागज़ पे कुछ लिखा जाता था कि हाँ अब ये थोड़ा सा सही है। आपके साथ भी ऐसा हुआ जब आपने लिखना शुरू किया तो नहीं ये सही नहीं है, थोड़ा सा उसको हटाएं, फिर दूसरी चीज़ लिखी, फिर तीसरी चीज़, तब जाके एक परिपक्व रचना सामने आई? प्रणव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। और आप ताजुब करेंगे, मैं तो आज तक मैंने कभी भी
इस मोबाइल को यूज़ नहीं किया लिखने में। जी जो मज़ा लिखने में कागज़ में आता है ना, जी हाँ जी, कागज़ में काटने में मज़ा आता हाँ, है, हाँ, उसकी जगह दूसरा लिखने में मज़ा आता है, हाँ, उसकी जगह एरो बनाने में मज़ा आता हाँ, है, हाँ, फिर उसको लगता है कि ये शेर यहाँ नहीं, ये यहाँ आना चाहिए, तो उसको वो करने में आता है। जी। तो वो लेखन जो अंदर का जो वो होता है ना जज्बा, वो उसी में आता है, लेखन में और कागज़ और दवात में ही आता है। कभी भी आप अब जिस मोबाइल पे आप टाइप कर रहे हैं या उसमें कर रहे हैं, तो टाइप कर रहे हैं कि आदरणीय पिताजी, तो मजा नहीं आएगा। आदरणीय पिताजी महसूस जब लिख रहे हैं ना, तो आपको आप पिताजी की शक्ल दिख रही है। आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, तो वो प्रणाम दिख रहा है। क्या आशा है आनंद से होंगे, हम भी यहाँ आनंद से हैं, थोड़े लिखे को कम बच्चन बाँचना, जो वो पहले हुआ करता था ना, जी जी, उसके अंदर होता था दर्द। आजकल तो सीधा सीधा सा होता है कि पिताजी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और ये मैं एजुकेशन टूर पर जा रहा हूँ, इसके लिए इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, भेज देना, नमस्ते। और पहले जब कागज लिखता तो भी घणी बातें और भी लिखवाने मिल जाती है। यहाँ सोचता तो बड़ो कागज है ना पूरा भरना है, तो जितनी भावना होती ना सारी लिखवा में आ जाती है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। ये बात बहुत अच्छी पकड़ी आपने कि उस समय जब अंतर्देशीय पत्र हुआ करते थे और हमें ऐसा लगता था कि यार ये तो बस पीछे वाला तो खाली बचा है, तो उसको भरने के लिए पीछे वाले को हम हमारे चाचा जी की तबीयत भी लिखते थे, चाची के बारे में भी लिखते थे, और मीरा की शादी होने वाली है वो भी लिखते थे, उसके लिए लड़का ढूंढा है वो भी लिखते थे। मतलब वो परिवार का एक जो भावनात्मक रिश्ता था ना, वो उन खतों में पत्रों में आया करता था, जो अब खत्म हो चुका है। मेरे पास पूनम आज भी एक छोटा सा बक्सा है जिसमें मेरी दादी का पत्र लिखा हुआ है, बुआ का पत्र लिखा हुआ है, जो बहन है उनका पत्र लिखा हुआ है। और उन पत्रों को कभी निकाल के जब उनकी लिखे हुए शब्दों में मैं हाथ फेरता हूँ तो वो अंदर एक सरहन दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि जिसका लिखा हुआ पत्र है वो सामने बैठा है या बैठी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नहीं भी है संसार में वो सामने बैठ के मुझसे दुलार कर रही हैं। जी आप पिक्चर में देखा करा पढ़ता पढ़ता भी के ऊपर भी की फोटो आ जाया करे, तो वह बिल्कुल सही बात है कि जो आपने संस्कृति आई अपनी संस्कृति से जुड़ेड़ी बात है कि आप परिवार न जोड़ा पूरे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत आप बताओ कि आ अपनी संस्कृति से किया जुड़ेड़ी है कि आप पूरा परिवार न साथ ले चला। तो अपन मतलब राजस्थान की मैं बता रहा हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति की है कि सबको साथ लेके चलो, एकला चलो वो नहीं है। एकला चालो वाली हमें सबको साथ लेके चलो, साथ लेके चलते हैं। जो सबका विकास जो इस तरीके के नारे हैं वो ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नारे हैं, हमारी आत्मा से जुड़े, जिसको आप हिया बोलती हो ना, ये हिया से निकले हुए नारे हैं। क्या सबको साथ लेकर वासुदेव कुटुंबकम, हमारी पूरी पृथ्वी को साथ लेकर चलो। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा लेखन सबके लिए है। हाँ जी, वो सबका जो होता है ना, जो सर्वग्राही नहीं है वो लेखन भी नहीं है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो फिर तो ये है कि आपकी वो भड़ास है जिसे आप निकाल लें, तो उसको खबरों में निकाल लो आप, नारों में निकाल लो आप, जुलूस में निकाल लो, जो निकालना है वो निकाल, वो भड़ास है। जी जी, ये समाज की जो भड़ास है वो जुलूस है, समाज की भड़ास झंडा है, समाज की भड़ास भाषण है, मंच है, स्टेज है, लेकिन समाज का जो दर्द है वो लेखन है। बिल्कुल सही। तो समाज के लेखन से जुड़कर अगर लिखते हैं तो बहुत होता है। मैंने मतलब आपको बताऊं 85 किताबें आ चुकी हैं मेरी, 85 बुक्स पब्लिश्ड है मेरी जी। और अभी एक साथ आती है साल में। मतलब फेसबुक पर मेरा रोज़ एक गज़ल में देता हूँ, रोज़ डेली नई, रोज़ नई गज़ल जी। और पिछले 10 साल से रोज़ नई गज़ल लिख के मैं उसमें वो करता हूँ। वाह वाह वाह। तो एक अलग प्रभाव होता है उसका, अलग लेखन होता है और अलग ही दिशा हो जाती है। एक रचनाकार के सामने दो तरह की चुनौतियाँ सुरेंद्र जी आती हैं। एक तो वो चुनौती जब वो शुरुआत करता है, वो चुनौती उसके घर से निकल के आती है, कुछ विरोधाभास होता है। और एक चुनौती वो जब वो प्रसिद्ध हो जाता है, जब उसका काम सफल हो जाता है और सबके सामने आ जाता है, तब उसको एक आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि जो लिख दिया गया है वही सही है, सामने वाले को पसंद नहीं आया तो वो आलोचना भी करता है। क्या आपने इन दो तरह की चुनौतियों का सामना किया? आलोचना तो देखो, आलोचना नहीं है तो आपका इसका मतलब यह है कि आप वो लिख रहे हो जो सबको पसंद है जी। और जो सबको पसंद होता है वो लेखन ही नहीं होता। कहीं तो विरोधाभास होगा, कहीं तो आदमी की असहमति होगी, दर्ज होती है सोसाइटी के अंदर। हर विचारधारा का एक ही नहीं है कि आप ही की विचारधारा सर्वमान्य विचारधारा, आप कोई तुलसीदास तो है नहीं, और तुलसीदास की आज तक आलोचना होती है जी, जी। कबीर की आज तक आलोचना होती है, रहीम की रहम, सबकी आलोचना तो लेखन में आती है, होती है। हम सबको उससे सामना करना पड़ता है आलोचना से, लेकिन अब कम होने लगी है। शुरू के अंदर जब एकदम से तेजी से छपने लगे थे सारे देश की सारी पत्र पत्रिकाओं में सुरेंद्र चतुर्वेदी हुआ करता था, तो फिर आलोचना भी होती थी जी, जी, जी। अब ये ऐसा लग गया कि मैं भी सिमट गया हूँ, पत्र पत्रिकाएं भी सिमट गई हैं, रही नहीं है जी। और हम भी सिमट गए, हम पुस्तकों की तरफ चले गए, दूसरी तरफ दूसरी दिशाओं में चले गए, हमारे दर्द हमने विभाजित कर दिए। और
कई संस्कृतियों में ढाल दिए। हाँ, अब हाँ। राजस्थान संस्कृति का और राजस्थान भाषा का ये आपका कार्यक्रम है, जी। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अब मेरा राजस्थानी में क्या योगदान रहा, जी होता है ना कि राजस्थानी जी। भाषा में आपका क्या योगदान है। हाँ 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 तो भाषा में तो नहीं है, लेकिन संस्कृति के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि जी। राजस्थान की संस्कृति को मैंने कोशिश की कि इसको जी। सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल। तो पूनम, राजस्थान की संस्कृति की सुरेंद्र जी बात कर रहे हैं, तो संस्कृति में अब सुरेंद्र जी ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, फिल्मों के गीत लिखे हैं, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे गीत की तरफ चलें, चलो जो नहीं, सबका, जो पावड़ों का स्वागत करता है, कहता है आवनी पधारो हमारे देश। तो मामे खान की आवाज़ में सुनते ही गाना सुरेंद्र जी, फिर आपसे आगे बात बिल्कुल स्वागत। तो चलो जी। आओनी पधारो हमारे देश, ये वाक्य जो है ना इसलिए भी सही है क्योंकि अब तो बहुत सारे पावने हमारे राजस्थान में आ रहे हैं, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है और बहुत सारे लोग राजस्थान, विशेषकर हमारे जयपुर को देखने आएंगे। पूरे देश का भ्रमण करने के साथ सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है, जिसे देखने सब लोग आते हैं। बिल्कुल। और जो आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हाँ। आपने जो पधारेड़ा पावना है, हाँ, हाँ। बस वो आप संस्कृति की जो बात छोड़िया हाँ। अब भी ना पूरी करा। बिल्कुल करते तो हैं। जो सर आप संस्कृति की बात बता रहे हैं कि संस्कृति ने संजोबा का मायना आप प्रयास करत रिया भी प्रयास का बारे में मैं जानना चाहूँगा। एक तो यह है कि हमारी जो संस्कृति का मुख्य हिस्सा है जी। वो है पेड़। पेड़ की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं। जोधपुर का जो इतने एक साथ 384 लोग बाग पेड़ के साथ कट गए थे, खेजड़ी को बचाने के लिए जो कट गए थे। पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने ये महसूस किया कि नीम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि उसकी हर चीज़ काम आती है। उसकी जड़ें काम आती हैं, उसकी छाल काम आती है, उसकी तना काम आता है, उसके पत्ते काम आते हैं, उसकी निबोली, उसका फल काम आता है, उसकी हर चीज़ काम आती है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो वो एक औषधि का सबसे बड़ा वो है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसको उसके प्रोत्साहन के लिए मैंने एक अभियान छेड़ा पुष्कर से। होकरा जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, उस गांव से मैंने वो अभियान छेड़ा और 1.5 लाख नीम मैंने अपने आसपास लगा दिए, जो आज भी लगे हुए हैं। और एशिया का सबसे ज़्यादा नीम अगर है तो मेरे गांव में है। होकरा, पदमपुरा, कानस, ये आसपास पुष्कर के पास, पुष्कर से 6 किलोमीटर पहले हमारा गांव आता है। तो उसमें हमने वो किया। अब पेड़ों को लगाने से संस्कृति नहीं बनती, पेड़ों को बचाने से भी संस्कृति नहीं बचती, पेड़ों के साथ अपने संस्कृति को जोड़ने से संस्कृति बनती है। तो मैंने ये कोशिश किया कि हमारे जो भी, अगर जैसे किसी ने नीम काट दिया, नीम की डाली काट दी, नीम की डाली काटनी पड़ गई या किसी तरीके से हो गई, तो उसको सज़ा दी जाएगी, उसको 11 नीम लगाने पड़ेंगे। अच्छा। तो 11 नीम लगाओगे तब जाकर आपको सजा होगी, और कबूतरों को दाना दोगे वो एक अलग बात है। या आपके घर में शादी हुई, बहू आई है, बहू से आप 11 नीम लगवाओगे। अच्छा। आपके बच्चा हुआ, चाहे लड़का हुआ चाहे लड़की हुई, आपके हुआ तो आप उसके फिर नीम लगाओगे। अच्छा। है ना। फिर किसी की डेथ हो गई तो उसकी याद में आप नीम लगाओगे। जी। तो ऐसे नियम, सामाजिक नियम हमने बनाए। हाँ। और जो सारी पंचायतों ने उसको स्वीकार कर लिया और वो एक आंदोलन चला। और आप ताजुब करेंगे कि वो आंदोलन अजमेर से होता हुआ, पुष्कर से होता हुआ, और वो बॉम्बे तक पहुंच गया। जी। और बॉम्बे के अंदर एक हमारे मित्र हैं महेश माहेश्वरी जी। तो वो इतने, उन्होंने भी वहाँ पर यही अभियान छेड़ रखा है। सब जगह लगाए जा रहे हैं, नियम कायदे चल रहे हैं। तो ये संस्कृति को सुरक्षित और एक प्रोत्साहित करने के लिए, पेड़ों से इस पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमने एक बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि भाई बात ऐसी है कि जनमानस रेसी तो संस्कृति रेसी, संस्कृति रेसी, और जनमानस का सु रेसी, पेड़ पौधा लगासी, ऑक्सीजन मिलसी तो जनमानस रेसी न सा। और पिछले दिनों जो, मतलब पिछले सालों में जो सलूक पेड़ों के साथ में किया गया, मैं सलूक नहीं कहूँगा, बदसलूकी कहूँगा, कि जिस तरीके से उसको निर्ममता से काटा गया, जंगल उड़ा दिए गए, जंगलों की जगह फैक्ट्रियाँ लग गई, और सब जिस तरीके से, मतलब जो सलूक प्रकृति के साथ हमने किया, प्रकृति अब हमारे साथ वही सलूक कर रही है और ज़्यादा करेगी। ये तरह तरह के जो विप्लव प्राय जो तूफान आते हैं, ये सारे तूफान आएंगे। अभी तो जलजला आएगा, अभी तो धरती हिलेगी, भूकंप आ रहे हैं, अभी तो मतलब ऐसा भी होगा धरती उलट के पलट जाएगी इन लोगों के ऊपर। नहीं नहीं, ऐसे कोनो बात मैं समझ जा पहली आप कह दिया अगर नीम को पेड़ लगा तो मैं पहले ही समझ जा। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हम नहीं समझे तो यही होने वाला है। हमें समझ जाना चाहिए। हम धार्मिक स्थानों को नहीं बचा पा रहे, हम जंगलों को नहीं बचा पा रहे, सब जगह प्रदूषित कर रहे हैं हम। तो ये संस्कृति
अपना स्टोरी। वैसे देश में तो ये लहर चल रही है कि साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी जाए, और पेड़ लगाने की जो सुरेंद्र जी ने बात कही वो बहुत अच्छी बात है। हम भी प्रण लें कि भाई प्रति दिवस अगर एक पेड़ लगा सके तो ये वैसे तो बहुत बड़ा प्रण है। एक पेड़ लगा नहीं सके प्रणव जी, एक पेड़ बचा सकें। जी जी जी, आप एक पेड़ में पानी दे दें, बहुत अच्छी बात है ना। एक पेड़ को आपको ऐसा लगता है कि ये पेड़ अभी बच सकता है तो बचाया जाना चाहिए। बहुत सही। होता तो यह कि नेताजी पेड़ लगा के जाते हैं, घंटे भर बाद बकरी खा जाती है। जी जी जी। तो वो पेड़ बचता नहीं है, बस संख्या बढ़ जाती है कि भाई इतने पेड़ लगे। मतलब लगाबा सु ज्यादा अपन पेड़ बचावा की सोच रखनी चाहिए कि जो पेड़ आप लगाया हो या तो बी न तो बचाओ, और बी न को नहीं बचा सक रहा तो जो दूसरा लाग रहा है बा न बचाओ रखो। जी, आपने अभी भी पुष्कर का बात छेड़ी अभी, और पुष्कर मेला शुरू होने वाला है। 9 तारीख से पुष्कर मेला शुरू होने वाला है। शुरू हो गया। अब आज पुष्कर कैसे दिख रही हो? काती में पुष्कर की तैयारियां चल रही है मेला की, कैसे दिख रही है? मेला शुरू होने लग गया है। एक्चुअली क्या है कि ये विभिन्न दिशाओं का मेला है। जैसे पशु मेला भी कहते हैं इसे, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु आते हैं, तो अब पशुओं का आना शुरू हो गया है। घोड़े, ऊंट, इनकी सारी वो सब आ रहे हैं वहाँ से। तो अभी तो ये शुरू हुआ, पशुपालकों का मेला हो रहा है। जी। दूसरा होता है आध्यात्मिक मेला, साधु संतों का मेला। तो वो भी आध्यात्मिक यात्राएं निकलती तो वो भी आने लग गए। एक विदेशी संस्कृति का मेला, तो विदेशी हमारे रंगों को देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे दुर्भाग्य है कि अब हम उनके रंगों को देखने के लिए जाते हैं, और जो सिस्टम वहाँ चला रखा है, जो प्रतियोगिताएं, जो आयोजन हो रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि उनके लिए हो रहे हैं, हमारे राजस्थानी भाइयों के लिए नहीं हो रही, हमारी संस्कृति के लिए नहीं हो रही। विदेशी संस्कृति के स्वागत में पलकें बिछाए बैठे हैं हम। तो ये थोड़ा सा मुझे चुभता है। लेकिन आपने इसमें अच्छी पहल की, आपकी कुछ जो शॉर्ट फिल्में रही हैं उसमें आपने पुष्कर के रेत के धोरे और ऊँटों को काफ़ी अच्छा दिखाया जी है। मेरी कम से कम 8-9 शॉर्ट फिल्म ऐसी हैं जिसको पेड़ों को पर निर्भर है, और जानवरों को किस तरीके से जानवर हमारे लिए उपयोगी हैं और उनका दुरुपयोग होने से बचाया जाए उसे, और हमारी संस्कृति के जड़ों के अंदर जानवर और ये किस तरीके से जुड़े हैं खेती को से बचाने के लिए। तो उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और एक फीचर फिल्म भी मेरी बनी जो लास्ट मिनट है, बहुत अच्छी वो है। तो उसको आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी वो। जी। तो राजस्थानी संस्कृति के, लेकिन राजस्थानी भाषा मुझे नहीं आती, लेकिन मैं राजस्थानी भाषा पूनम जी बोल सकता हूँ। मतलब आप जैसे मेरे से कोई सवाल पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि राजस्थानी में जवाब दे दूँ, क्योंकि मैं विदेश रहा, फिर या मतलब 5 साल में वहाँ नीदरलैंड रहा, हॉलैंड रहा, मॉरिशस रहा, तो उससे ये थोड़ा सा मेरा दूर रहा, तो वो जरूर रहा। तो ये आपकी बाहर रहने की बात से विश्व भारती पत्रिका का संपादन भी आपने किया वहाँ रहते हुए, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये नंबर टाइम्स के मैं काम कर रहा था जिस समय, उस समय फिर अचानक मुझे ये मौका मिला कि विश्व भारती पत्रिका एनआरआईज की पत्रिका थी, जो आप ताजुब करेंगे कि उसके 80,000 जो ग्राहक हैं उसके, आज भी चल रही है वो, उसके 80,000 ग्राहक उस समय एनआरआईज थे जो राजस्थान से थे। तो राजस्थानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए विश्व भारती पत्रिका निकाली गई थी, और उसमें सारे एनआरआईज जितने थे वो थे। तो 5 साल तो मैंने मॉरिशस से, हॉलैंड से निकाली, 3 साल फिर मॉरिशस से निकाली, फिर फिजी से भी निकल रही है, अभी सुरीनाम से भी निकल रही है। अच्छा। और मैं बीच में आ गया भावनात्मक रूप से, कहीं कुछ संकट में था तो मैं यहाँ वापस आ गया छोड़ के। लेकिन मेरी वो लंबी यात्रा रही। जी। ये यात्रा को आप बताया बिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो आप राजस्थान अठा बैठा देखा, हाँ आप घूमबा जावा तो देखा, आपने तो सबका मना में ही राजस्थान बस्योड़ो है, लेकिन आप बठा सु राजस्थान ने कस्योग देखा, बठा राजस्थान ने लोगों के मायने कस्योग देखा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये मैं सोच रहा था कि आप पूछो तो मैं जवाब दूँ, और अगर आप नहीं पूछते तो मैं आगे होकर बोलने लग जाता है जवाब को। मैं जब हॉलैंड रहा तो हॉलैंड के अंदर 80% लोग जो हैं वो इंडियंस हैं, बिहारी लोग हैं, बिहारी हैं, मोमडन्स हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, वहाँ मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, कोई दंगे नहीं होते, बहुत अच्छा होता है। राजस्थानी बहुत हैं वो। तो राजस्थान को क्यों आने के लिए लोग तरसते हैं। तो मैं वहाँ ये कोशिश किया करता था कि जितने मेरे मित्र हैं, जितने मेरे पत्रकार दोस्त हैं, जितने मेरे साहित्यकार दोस्त हैं, जितने मेरे चित्रकार दोस्त हैं, उन लोगों को मैं लेके आता था कि भारत चलो, राजस्थान चलो, राजस्थान में हम घुमाते थे, फिरते थे। तो मैं बहुत सारे दोस्तों को लेके आया। अब एक छोटी सी घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक राम निवास जी मेरे मित्र हैं, अच्छे राइटर हैं, पेंटर भी बहुत अच्छे हैं। उनको मैं हॉलैंड से लेके आया यहाँ, वो उनकी वाइफ दोनों आई। तो पुष्कर में आकर वो पूजा वूजा करने लगे। मैंने कहा अब आप घूमो अपने हिसाब से, मैं जा रहा हूँ जी। मैं वापस अपने गाँव आ गया और वो घूमे वहाँ पर। घूमने के बाद मैंने कहा क्या क्या चीज़ अच्छी लगी। वो मैं राजस्थानी में बताता हूँ। उसने राजस्थानी में मुझे बोला, एक तो मैंने यहाँ अठा की लड़की बहुत चौकी लगी, और एक मैंने अठा को पुष्कर को पानी बहुत चौको लगे।
मैंने कहा भाई दोनों में क्या क्या चीज़, लड़की क्यों अच्छी लगी और पानी क्यों अच्छा लगा? तो पानी तो इसलिए अच्छा लगा, उसने कहा कि मैं जब पानी के पास बैठा हुआ था तो एक कैमरा पड़ा हुआ था किसी आदमी का, तो मेरे हॉलैंड में होता तो मैं उसे उठा लेता, लेकिन मैंने कहा पुष्कर आया हूँ, पवित्र जगह पर भी अगर मैं ये उठाऊंगा तो मैंने नहीं उठाया, तो मेरे अंदर से ये हुआ कि नहीं, पवित्र जगह तो होता है, तो पानी की पवित्रता। मैंने अच्छा लड़की में क्या अच्छा लगा? बोले यार कोई लड़की किसी को भाई बोल देती है तो वो हमेशा जिंदगी भर भाई हो जाता है, किसी को अगर पति बोल देती तो जिंदगी भर पति हो जाता है। मैंने कहा हाँ ये तो है राजस्थान की संस्कृति। बोले यही देखा मैंने, मतलब बूढ़ी बूढ़ी औरतें अपने बूढ़े बूढ़े हस्बैंड के साथ आ रही हैं। बोला हमारे तो बूढ़े तक होते होते 5-6 पार्टनर बदल जाते हैं। तो ये जो संस्कृति राजस्थान की है, एक बार जिससे हो गया वो हो गया, रिश्ता हो गया। तो ये भारतीय राजस्थानी संस्कृति हमारी, मैंने विदेशों में पहुंची। फिर एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरे मित्र हैं मार्थी वेकलेस जी, और पाउला उनकी लड़की है। पाउला बहुत बड़ी सिंगर है, पॉप सिंगर है। आप पाउला को देखोगे तो कम से कम भी उसने 1 लाख एल्बम से, जी जी बिल्कुल, इतना पाउला बहुत फेमस है वहाँ। तो वो शूटिंग करने के लिए आए कि एक गाना हम शूट करेंगे, और उसकी स्क्रिप्ट जो थी वो मैंने लिखी थी गाने की, और उसको शूट करना था। पाउला को उसको हिंदी राजस्थानी गाने को गाना था, तो वो उस गाने को गाने के लिए आई यहाँ पर। तो आप ताजुब करेंगे कि उन्होंने कहा कि साहब उनको मालूम था पुष्कर में रेतीले ढोरे हैं। हाँ जी। अब पाउला कभी आई होगी पुष्कर, हाँ। या हुआ ये गलतफहमी उसकी हुई, जैसलमेर गई थी, उसने पुष्कर पिताजी को बता दिया। अच्छा। तो जैसलमेर के वो बहुत बड़े बड़े रेत के, तो उन्होंने आकर सबसे पहले 900 ऊँट बुक कराए। अच्छा। कि 900 ऊँट बुक कराओ, 2.5 लाख रुपए में उस समय 900 ऊँट बुक हुए 2 घंटे के लिए। तो जैसलमेर से भी आ गए, जोधपुर से भी ऊँट मंगाए गए, क्योंकि इतने तो ऊँट होते नहीं है आए। और जब वो शूट करने के, और पूरी यूनिट लेके आए वो वहाँ से, और जब यहाँ यूनिट ठहराई, जब यूनिट ने देखा, बोले कहाँ 900 ऊँट खड़े होंगे, चलता हुआ काफिला कहाँ दिखेगा? तो वहाँ तो इतना 900 क्या होगा, वहाँ तो है ही नहीं इतने रेत के टीले। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें? वो ताजुब करोगे कि हम फिर जैसलमेर गए। अच्छा। जैसलमेर में पूरे राजस्थानी के जो उनके जो थे कलाकार, वो हम पुष्कर से राजस्थानी कलाकारों को जैसलमेर लेके गए। जैसलमेर से हमने कलाकार इकट्ठे किए, और फिर वो एक गाना पूरा का पूरा शूट हुआ। तो राजस्थानी संस्कृति का जो आकर्षण है ना, राजस्थान के कलर्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं। मतलब एक कलर में भी, लाल है तो लाल के भी 25 कलर मिल जाएंगे आपको, पीला है तो 25 पीले मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और अलग अलग संस्कृति के अंदर कलर्स देखो, आपको मालूम है एक साफा है, वो साफा जोधपुर का है, ये साफा नागौर का है, ये साफा शेखावाटी का है। ये साफों के, मतलब ये सारी राजस्थानी संस्कृति के रंग हैं। जहाँ जिस तरीके का रंग मिलता है वो खान पान में भी आएगा, वो पहनावे में भी आएगा, पोशाक में भी आएगा। तो मैंने कोशिश की कि मैं विदेश जब रहा तो उन रंगों को मैं जिंदा रखूं। और हमने फिल्म की बात की, आपने फिल्म के लिए लिखा भी है। वैसे कविता लिखना, गज़ल को लिखना और फिल्म के लिए लिखना तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो म्यूज़िक डिज़ाइंड होता है, उसके हिसाब से आपको लिखना है, या फिर आप लिखेंगे उसके हिसाब से संगीत तैयार होगा। आपको कुछ बंदिश लगी फिल्म के गीत को लिखने में? हाँ, इसमें ये होता है कि एक तो आपका मनमौजी लेखन नहीं हो सकता। जी जी जी। आपके मन में आया कि ये लिख दो तो आप लिख दोगे, वो नहीं होगा। वो तो बताएगा प्रोड्यूसर आपको कि ये सिचुएशन है, इसके अंदर ये गाना इस तरीके का होगा, लड़की की तरफ से होगा, लड़के की तरफ से होगा, इसमें ये भाव होंगे, और वो सिचुएशन बताने के बाद फिर हम उसको लिखेंगे। जी। उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, जो आप तो इस लाइन के कीड़े हैं इसलिए आपको तो सब कुछ मालूम है। तो उसमें भी होता है कि मतलब लेखन के अंदर एक तो आप लिख दीजिए हम बना लेंगे संगीत, और एक संगीत पहले से तैयार कर रखा है उन्होंने, और उसमें आपको शब्द लिखने हैं। मैंने दोनों तरफ से काम किया। मुझे सिचुएशन भी मिली और वो भी मिली। तो एक फिल्म का गाना आया अनवर का, आंखें तेरी कितनी हंसी, तो बड़ा अजीब सा वो था। मैं लिख के दूं और वो मना कर देने वाला, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अच्छा, आप ताजुब करेंगे कि मैंने जो उनको पसंद आया, वो मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था पूनम जी, तो मेरे एक फर्स्ट ईयर में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। अच्छा। अनीता माथुर जी। तो उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, तो उसकी आंखों को देखकर मैंने वो लिखा था। जब सारे के सारे रिजेक्ट हो गए तो मैंने फ़ोन किया मिसेस को मेरी को कि भाई यार वो डायरी पढ़ी है मेरी पुरानी, उसमें देख वो गाना होगा। अच्छा। तो वो देखा, वो दिया, तो वो आ गया फिल्म। मिसेस थोड़ा नाराज तो हुआ बोला नहीं कसी आख्या ने देखकर गानो लिखेड़ो है। वो कोई ऐसा नहीं होता। स्वतंत्र विचारों के आजकल लोग होते हैं, तो कोई ऐसा। खैर भाव जल्दी आवे वह बात है, लिखवा का भाव की बात है बात। और उसमें भी है ना, मतलब आंखें तो मतलब जो माँ की भी बहुत अच्छी होती हैं। जी जी। आप लिखें तो आंखें भी माँ की भी अच्छी होती है, पिता की भी अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आंखें हैं तो
आंखों से कोई रिश्ता नहीं बन जाता। नहीं, कहीं ना जी, कहीं बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता बिल्कुल होती है। आई तो मैं कह रही हूँ भाई भाव है जी, हाँ, खटस में आवे बा बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुरेंद्र जी, काफ़ी कुछ इतना आपने जो खजाना इकट्ठा किया, उसमें एक पहलू और भी है जो इस खजाने से थोड़ा सा अलग है। पूनम जी, बिल्कुल। आप मुझसे बात कर रही थी। बिल्कुल है ना, जो मतलब आपका बारे में मैं सुनया हाँ कि आप थोड़ा ज्योतिष शास्त्र को ज्ञान भी राखो हो, हाँ, तो बी का बारे में मैं जानबो चाहला वो कैसे पहलू है आपको छुपेड़ो। एक्चुअली क्या है कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो ज्योतिष, माखनलाल जी ज्योतिषी भी अच्छे थे। जी जी फिर नीरज जो है, नीरज गीतकार जो हाँ नीरज जी, में हाँ जी। बॉम्बे में उनके साथ रहा, जी। तो उनको भी ज्योतिष की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो मैंने ये देखा कि जो मूल जो शास्त्रीय ज्योतिष है और न्यूमरोलॉजी और ये पामेस्ट्री और ये है, ये सब अलग अलग जी। है। गणित की फलित जो ज्योतिष है वो अलग है, ये अलग है। तो क्या कहीं ऐसा संगम हो सकता है जिसमें सब चीज़ें मिल जाएं, या कुछ नवाचार हो, कोई नई ज्योतिष के नए सिद्धांत बने। तो मैंने एक नया प्रयोग किया जो शायद मैं नहीं समझता कि किसी ने आज तक किया होगा। मैंने मनोविज्ञान को ज्योतिष से जोड़ा कि ज्योतिष के अंदर मनोविज्ञान किस स्तर पर काम करता है और मनोविज्ञान से भी ज्योतिष का विकास हो सकता है। जी। वो मैंने करने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जी आपका चश्मा लगा हुआ है, आपने चश्मे का किस तरीके से पहन रखा है। जी आपकी शर्ट की बटन ऊपर वाली खुली हुई है, बाकी सब लगी हुई है। जी। आपके जूते आगे से घिसे हुए हैं या पीछे से घिसे हुए जी। हैं, घिसे हुए हैं। आपका सल कहाँ से आती है, आपके बोलने के अंदर स्टाइल में कहाँ कहाँ चेंज आते हैं, हाँ। कहाँ आप पंच लेते हैं, आपकी भाषा में कहाँ प्रवाह आता है, कहाँ रोक होती है। इस चीज़ की अगर आपको स्टडी है तो आधा काम तो आपका ज्योतिष का वैसे ही हो जाएगा। वैसे और ज्योतिष कभी भी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा करती है। जब सब तरफ से परेशान आदमी होता है तब ज्योतिष के पास आता है। पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ने कहा कि सब नहीं होता, फिर वैद्य जी के पास जाएगा, फिर वैद्य जी से नहीं होगा तो फिर वो आयुर्वेदिक के पास, आयुर्वेद के बाद में वो अपना जो होम्योपैथी पे जाएगा, जी। और होम्योपैथी पे नहीं होगा फिर सिंपैथी पे जाएगा। हाँ। सिंपैथी पे नहीं होगा तो फिर ज्योतिष के पास जाएगा कि मेरे कर्मों में क्या लिखा है, मेरे कर्मों में कहीं लिखी हो, हाँ। पढ़ दे भाई ज्योतिष, तू ही पढ़ दे। हाँ। तो वो तू ही पढ़ दे वाला जो होता है उसके पास पहुंचता है और वो दुखी होता है। और ज्योतिषी क्या करता है, उसके दुखों को समझने की जगह वो पत्री पोड़े करके, तेरा जन्म कहाँ, तेरा तो ये अंतरदशा खराब है, तेरा तो सूर्य भारी चल रहा है, तेरी तो इसकी दशा चल रही है, तो वो तो चल रही है तभी तो उसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। ये हमें मालूम है, उसको ये बताने से कोई फायदा नहीं है कि तेरी अंतरदशा चल रही है, तेरी 7.5 चल रही है। जी। ये उसको बताने की कोई जरूरत है, उसको आपको मालूम है, आप विद्वान है, आप जानते हैं। अब इसको कुछ तसल्ली दो। हाँ। आपके पास कोई उपाय है तो बताओ, मन को शांत करो। हाँ, और मुझे ये मालूम है कि जो विधि ने लिख दिया विधान, वो ना कोई ज्योतिषी बदल सकता है, ना कोई नजूमी बदल सकता, कोई कुछ नहीं बदल सकता। सिर्फ जान सकते हैं कि बारिश आएगी, छाता लेके निकलना है, बस इतनी सी बात है। तो छाता लेके निकल जाओ, वो बताओ, तो उसको छाता पकड़ा दो। तो मैंने ये प्रयोग किए जी। और उसके अंदर मेरी किताब भी आई ज्योतिष के ऊपर, और वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रही और उसको बहुत लोग बागों ने लाइक किया। 4 संस्करण उसके आ भी चुके हैं। जी। तो ज्योतिष जो है वो एक मतलब आदमी के को ढांढस देता है, हाँ जी। उसको धैर्य देता है कि नहीं, अभी नहीं, ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, अब बस होने वाला है, बस अब थोड़ी सी दिन है, जी ये जी है, बाकी निकल जाएगा हाल। वरना लोग बाग ज्योतिष से मिलने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, यार कह दिया ये तो है ही नहीं। जी ये जी जी। थोड़ा सा इतनी मानवीय सारी दृष्टिकोण। रचना जो आपने रच दी है और जिन्हें हम पढ़ते हैं, काफ़ी कुछ आपके लिखे हुए से आने वाली पीढ़ी सीखती भी है। अब क्या नया आने वाला है जिसका आपके चाहने वालों का इंतज़ार है? मैं अभी जो काम कर रहा हूँ प्रणव जी, बहुत अलग किस्म से काम है जी। कि ऐसे लोग, ऐसे युवक, ऐसे बच्चे जिनको सोसाइटी के लिए अनुपयोगी माना जाता है, घातक माना जाता है, मैं उन बच्चों का स्कूल खोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। और ऐसे लोग जो फेल होते हैं वो मेरे यहाँ एडमिशन लें, ऐसे लोग जो चोरी करते हैं, जो और दूसरी नशा करते हैं, वो मेरे यहाँ एडमिशन लें, मैं उन लोगों को एडमिशन दूंगा। और ऐसे जो पथ भ्रष्ट लोग हैं उनको कहूँगा कि जो कहीं नहीं सुधारे, जिनके लोग एडमिशन दे, ये नहीं हम नहीं लेंगे एडमिशन, ये बच्चा बिगाड़ देगा हमारे, और हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, हमारा स्कूल बिगड़ जाएगा, स्कूल का वातावरण बिगाड़ देगा ये बच्चा, तो मैं उन बच्चों को बुलाऊंगा, आइए जी। मेरे यहाँ आइए। और मेरा बहुत बड़ा ज़मीन है, 200 बीघा की ज़मीन है, उसका मैं वो खोलना चाहता हूँ। और मेरा ये सपना है, ड्रीम है कि मैं उन बच्चों के लिए ऐसा स्कूल खोलूँ कि वो मूल धारा में आ जाएं, वो पढ़ाई लिखाई करें, और वो चाहे मुझे मालूम है कि उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने मेरे दोस्त तैयार किए हैं जो उनको शिक्षा देंगे। और एक पूरा हमने जिसे कहते हैं स्टाफ
हमारा बना लिया है और अब हम उस पर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट कार्यक्रम अगर कभी आपका हुआ तो मैं उन लोगों को मिलवाना चाहूँगा आपसे कि जो वो बदमाश लड़के थे और वो आ गए। जी, बहुत उत्तम विचार और बहुत अच्छी पहल पूनम जी इनकी। के साथ ही जी यहाँ पर युवा पीढ़ी ने कई संदेश देवो चाहूला कि लेखन का क्षेत्र में बे आगे बढ़े तो कतोक संयम रखे कि शुरू में कोई बात को नहीं लिखियो को नहीं जावे तो आगे लिखियो जासी। पूनम जी बहुत अच्छी बात है कि आजकल क्या है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और बहुत जल्दी लिखना चाहता है और लिखकर बिकना भी चाहता है, लिखना भी चाहता है। मेरे बॉम्बे के अंदर माया नगरी है, जिसे मैं धतूरा नगरी बोलता हूँ, कनक नगरी। तो माया नगरी है, कनक जो होता है, कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरा जो होता है वो भी कनक होता है। तो धतूरा नगरी है वो, उसमें लोग सपने ले लेके आ जाते हैं और हम जैसे लोग बरगलाने वाले लोग आ जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं आया, सलीम जावेद है, अपने गुलजार साहब है, वो जब आते हैं तो वो बॉम्बे, अरे बहुत अच्छा लिखते हो आप, तो आप आओ बॉम्बे। अब आपने तो ये कह दिया बॉम्बे आओ, वो बेचारा आ जाता है बॉम्बे और वो वहाँ दुर्दशा होती है, वो पूरा इसका करियर खत्म हो जाता है, वो वापस आ जाता है। तो मेरा ये है कि किसी के बहकावे में मत आओ, पूरी तैयारी के साथ जाओ। मैं बॉम्बे जब गया था तब सलीम जावेद, अपने जावेद सर ने मेरे को कहा था कि आप आ जाओ, आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, वहाँ आ जाओ। मैंने मेरे फादर से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ बॉम्बे। उन्होंने कहा भाई पहले, सबसे पहले तो मकान लो वहाँ, हाँ सही, फिर वहाँ अपना खाने पीने के ठहरने की व्यवस्था सारी करो, उसके बाद जाओ। मैं बॉम्बे गया, मेरा खुद का जूब है, मकान सब कुछ था, तो मेरे को संघर्ष नहीं करना पड़ा, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। ठीक है, वरना लोग बाग क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुचल दिए जाते हैं और सपने देखते देखते अपनी उम्र में उनके सपने भी खत्म हो जाते हैं और वो भी खत्म हो जाते हैं। जी। एक और बात मैं कहना चाहूँगा पूनम जी आपसे, और मैं मेरे दर्शकों से भी, आपके दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आजकल प्रोग्राम आ रहे हैं, सारेगामापा, फलाना, आइडल, रियलिटी शो जो आते हैं, ये देश की प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। जी, ये कोई नहीं कहेगा। और यार छोटी छोटी सी प्रतिभाओं को कहाँ पहुँचा रहे हैं, वो पहुँचा रहे हैं, लेकिन जिन जो पहुँच चुकी हैं उन प्रतिभाओं का फिर पता लगाओ बाद में कि वो प्रतिभाएं कहाँ गई। आपने बिल्कुल सही कहा, और इस तरह से युवा अगर थोड़ी सी दिमाग से काम ले सही जगह तो सही दिशा में जा सकता है और हमारे देश की उन्नति उससे जुड़ी भी है, देश की उन्नति हो सकता है। सुरेंद्र जी, बात करने का तो बहुत मन है, बहुत अच्छी चीज़ें जानने का, लेकिन अब समय की सीमा है, समय समाप्त हो रहा है। आप अलवेलो राजस्थान में आए, बहुत बहुत आपका आभार। प्रणव जी आपका भी बहुत बहुत आभार। पूनम जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी बातें सुनी और पता नहीं मुझे कि दर्शकों को मेरी बातें पसंद आएंगी, आपको या नहीं आएंगी। बिल्कुल, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि मुझे आपने ये मौका दिया, और दूरदर्शन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद। आप चलना चाहेंगे, आज्ञा दीजिए अलवेलो राजस्थान से प्रणय भारद्वाज को। आज्ञा दी पूनम कंवर।